बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ फौजिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होम्यो बाय फौजिया। मेरी आज की वीडियो जो है ये क्रोन्स डिजीज से रिलेटेड है और इससे पहले मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, 2-3 बना चुकी हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये दोनों ही प्रॉब्लम्स इस किस्म के हैं कि दोनों ही आपस में कंफ्यूज हो रहे होते हैं और इन दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ कंसिडर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दरअसल दोनों में ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वही इंक्लूड कर रहा होता है। क्रोन्स डिजीज में हम ये चीज देख रहे होते हैं कि इसमें जो इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है वो हमारा उसमें डाइजेस्टिव पूरा पार्ट जो है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, इसमें कोई सा भी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने ये देखा था कि उसमें इनर लाइनिंग ऑफ द कोलोन जो थी उसकी हमने इन्फ्लेमेशन देखी थी और वहां पे मैंने उसके सिम्टम्स और उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बताई थी। अब क्रोन्स डिजीज का जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो पूरा जो हमारा ट्रैक्ट है हमारा, इसमें माउथ शामिल है, फिर वहां से खुराकी नाली है जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं, उसके बाद आपका स्टमक इंक्लूडेड है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट द लास्ट रेक्टम पे आके हमारा ये सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारी खुराक को हजम करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। अब डॉक्टर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह से आपके सिम्टम्स लेने के बाद इस चीज को डिफरेंशिएट करेगा कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम द क्रोन्स डिजीज और इट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसमें सिम्टम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, और इसके साथ साथ इसकी लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्रोन्स डिजीज में आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है, जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें सिर्फ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। दूसरी चीज इसमें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो लास्ट पार्ट होता है वो इसमें इंक्लूडेड होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा जो स्टार्टिंग में होता है वो इसमें सबसे ज्यादा क्रोन्स डिजीज में स्पेशली इफेक्टेड पार्ट कंसीडर किया जाता है। और इसके सिम्टम्स जो हैं वही इस चीज का डिसीजन कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा एब्डोमिनल पेन देखी जाती है, पेशेंट को पेट में दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है। इसके अलावा उसमें फिस्टुला का प्रॉब्लम भी होता है, और इसके अलावा उसमें रेक्टल ब्लीडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो ये वो सिम्टम्स होते हैं जिसके साथ पेशेंट आपके पास आता है। इसके अलावा डायरिया का इशू है, डायरिया के साथ साथ फीवर की प्रॉब्लम इस पेशेंट को आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रोन्स डिजीज की तरफ लेकर जा रही होती हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम जो है ये आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसी प्रॉब्लम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप कह सकते हैं कि थ्रू आउट योर लाइफ ये एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आपके साथ साथ चलती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और अगर आप प्रॉपर टाइम पे मेडिकल एड हासिल कर लेते हैं तो हेल्थ केयर टीम की एडवाइस के मुताबिक चलने के साथ साथ आप इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्रोन्स डिजीज के बारे में कहा जाता है कि ये फ्लेयर कर सकता है किसी भी टाइम। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अराउंड द कॉर्नर है और आपको इससे अवेयर रहना पड़ता है। यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट दिस प्रॉब्लम। दूसरी चीज मैं ये इसमें डिस्कस करना चाह रही थी कि इसमें 3 तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, और उसमें सबसे जो पहला है वो उसमें हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजेस बोलते हैं कि आपकी फैमिली में ये चीज रन कर रही होती है। जेनेटिकली ये प्रॉब्लम आपने इनहेरिट किया हुआ होता है। अगर पेरेंट्स में किसी को होगा तो आगे से बच्चों में भी इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज सबसे ज्यादा जो दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें डाइट को और एनवायरनमेंट दोनों को ही कंसीडर करती हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके से जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है वो अगर डाइट की वजह से चला गया है या आपके एनवायरनमेंट की वजह से कोई चीज आपके स्टमक में एंटर हो जाती है तो वहां पे जाके ये काफी ज्यादा इन्फेक्शन पैदा कर देता है और इस प्रॉब्लम के होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो फैक्टर काउंट करता है उसमें आपका अपना ऑटो इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी की ही प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, यानी कि ऑटो इम्यून सिस्टम मिसडायरेक्ट कर देता है सेल्स को और वो हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मसला भी सामने आ सकता है। इसके अलावा ये भी इसमें देखा जाता है कि क्रोन डिजीज में जो इन्फ्लेमेशन है वो सबसे ज्यादा तो जीआईटी को हमारे डिस्टर्ब कर रही होती है, इसको इफेक्ट कर रही होती है। तो इसमें आपने अपने डॉक्टर्स की राय को काफी ज्यादा मद्देनजर रखना है। आपको अपनी हेल्थ केयर टीम के साथ साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि काफी अरसे तक मेडिसिन खाने के बाद ये डॉक्टर्स ने डिसाइड करना होता है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उनकी डोज को या उनकी जो दवा के औकात हैं उसमें चेंजेस लानी पड़ती हैं, क्योंकि सम टाइम्स इनके अपने ही साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं
क्रोन्स डिजीज के पेशेंट में सिम्टम्स में और जो इसमें अलामत दूसरी सामने आ रही होती हैं, इनमें थोड़ी सी वेरिएशन देखी जा सकती होती हैं और ये डिपेंड कर रही होती हैं लोकेशन के ऊपर कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे लोकेट कर रही है, किस लोकेशन पे ये मसला पैदा हो रहा है। और बाज़ औक़ात लोगों के अंदर इस प्रॉब्लम को काफ़ी अरसे तक टैकल करते हुए जो और अलामत पैदा हो जाती हैं, ये उनकी हालत में जो मज़ीद चेंजेस आ चुकी होती हैं, उनमें आप कह सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फटीग दिखाई देते हैं। हर वक़्त थके हुए दिखाई दे रहे होते हैं और बिल्कुल उनके अंदर लगता है कि जैसे उनकी वाइटल फ़ोर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। एब्डोमिनल टेंडरनेस भी देखी जाती है, यानी कि अगर ऐसे लोगों के पेट को आप टच करने की कोशिश करेंगे, उनके एब्डोमेन को छूने की कोशिश करेंगे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें टेंडरनेस का एहसास होता है। फ़ीवर भी इन लोगों को रहना शुरू हो जाता है, बुखार की सी अलामत आना शुरू हो जाती हैं, जिस्म में थकावट और दर्द का सा एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, एनल फिशेज़ आना शुरू हो जाते हैं, इवन कि एनल टैग्स भी नज़र आ रहे होते हैं ऐसे लोगों में। इसके अलावा इसमें देखा जाता है कि वेट लॉस का मसला सामने आ रहा होता है, पेशेंट अपना वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं और उनको एनोरेक्सिया का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसका मतलब है कि भूख नहीं लग रही होती है मरीज़ को, खाना-पीना उसका काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस प्रॉब्लम के साथ चलते-चलते उस मरीज़ के अंदर ये हालात पैदा हो चुके होते हैं। अब अगर इस चीज़ की डायग्नोसिस की बात की जाए, तो इसमें जो टेस्ट आप करवा सकते हैं, उसमें ज़्यादातर लैब टेस्ट जो एडवाइस किए जाते हैं, उसमें एमआरआई की जाती है और इसके अलावा सीटी स्कैन्स किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और कुछ स्टूल्स के सैंपल्स लेकर लैब्स में भिजवाए जाते हैं। तो ये तो है वो सारी चीज़ें जो कि इसकी कंडीशन, इसकी वजूहात और इसके साइन एंड सिम्पटम्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर एज की बात करें कि किस तरह के लोगों को ये ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही होती है, तो 15 टू 30 इयर्स एक ऐसी एज है कि यहाँ पर मोर ससेप्टेबल कह सकते हैं केसेस सामने आते हैं कि इन लोगों में ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इस प्रॉब्लम को एक्वायर करने की और फिर लंबे अरसे तक ये प्रॉब्लम उनके साथ चलता रहता है। बाज़ औक़ात आपको अपनी कंडीशन का सही तरीके से पता भी नहीं चल रहा होता है और आम तरह का डायरिया या एक आम तरह की कॉन्स्टिपेशन समझ के इस प्रॉब्लम को हम देख रहे होते हैं। ये चीज़ डिफरेंस में याद रखिएगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये प्रॉब्लम होता है कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया आपस में अल्टरनेट कर रहे होते हैं, लेकिन क्रोन्स डिसीज में सिर्फ डायरिया की सिचुएशन ज़्यादा देखी जा रही होती है। क्रोन्स डिजीज एक ऐसा मसला है कि जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी इफेक्ट कर रहा होता है, यानी कि इस प्रॉब्लम को रखने के या इस प्रॉब्लम के जिस्म में पैदा हो जाने के बाद आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपके स्किन के इश्यूज भी इसमें नज़र आते हैं, मुँह के अल्सर जिसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो रही होती है, फीवर की कंडीशन तो आ ही रही है इसके साथ-साथ। इसके अलावा आपका जो लिवर है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट हो रहा होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं बॉडी में और आइज़ की प्रॉब्लम भी सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को सामने रखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्रोन्स डिजीज़ में और अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने क्रोन्स डिजीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली बनाई है कि इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस से किस तरह से मुख्तलिफ समझ सकते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि इसमें ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा और काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।